हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लॉ जूरिस्ट। मैं विवेक चौधरी इंडियन एविडेंस एक्ट के लेक्चर सीरीज में आपके साथ हूं। आज हम बात करते हैं सेक्शन 4 एविडेंस एक्ट, जिसकी पहली हेडिंग है मे प्रिज्यूम। पहले हम देख लेते हैं कि एक्ट में इसकी डेफिनेशन क्या दी गई है, फिर हम इस पर बात करते हैं कि क्या चीज़ है। लिखा हुआ है, whenever it is provided by this act that the court may presume a fact, it may either regard such fact as proved unless and until it is disproved or may call for proof of it। ठीक है, तो हमने पढ़ा यहाँ पे, देखिए, whenever it is provided by this act, मतलब इस एक्ट के द्वारा अगर वो चीज़ प्रोवाइड की जा रही है, मतलब कोर्ट को कुछ प्रिज्यूम करने के लिए कहा जा रहा है, तभी कोर्ट प्रिज्यूम कर सकती है, अदरवाइज नहीं। दैट द कोर्ट में प्रिज्यूम अ फैक्ट। ठीक है, मतलब अगर ये एक्ट प्रोवाइड कर रहा है किसी प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट के लिए, तभी कोर्ट प्रिज्यूम कर सकती है। इट में आइदर रिगार्ड सच फैक्ट एज प्रूव्ड। इट में आइदर रिगार्ड सच फैक्ट एज प्रूव्ड। इस लाइन से हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे इस सेक्शन के अंडर में कोर्ट के पास डिस्क्रिशन है अबाउट प्रिजम्पशन। मतलब अगर कोर्ट किसी फैक्ट का प्रिजम्पशन लेती है तो कोर्ट उसे अफर्मेटिव वे में भी ले सकती है और निगेटिव वे में भी ले सकती है। जरूरी नहीं कि कोर्ट उसे अफर्मेटिव वे में ही ले, क्योंकि यहाँ पर कोर्ट के पास डिस्क्रिशन है। आगे, अनलेस एंड अनटिल इट इज डिस्प्रूव्ड। अनलेस एंड अनटिल इट इज डिस्प्रूव्ड, अगर कोर्ट किसी फैक्ट का प्रिजम्पशन लेती है, चाहे अफर्मेटिव वे में ले चाहे निगेटिव वे में ले, अनलेस एंड अनटिल इट इज डिस्प्रूव्ड, जब तक इसे डिस्प्रूव नहीं कर दिया जाता तब तक कोर्ट ने जैसा फैक्ट का प्रिजम्पशन लिया है वो उसे मान सकती है। आगे लिखा है, और में कॉल फॉर प्रूफ ऑफ इट। और में कॉल फॉर प्रूफ ऑफ इट, मतलब केस में दो पार्टीज होती हैं। अगर कोर्ट ने किसी फैक्ट का प्रिजम्पशन लिया है, ठीक है, तो वो किसी भी पार्टी को कह भी सकती है कि आप आइए और इस फैक्ट को प्रूव करिए। कुल मिला के कहने का मतलब यहाँ पे मे प्रिज्यूम है। मे प्रिज्यूम का मतलब हुआ कोर्ट किसी फैक्ट का प्रिजम्पशन ले सकती है, आइदर अफर्मेटिव वे और निगेटिव वे, ठीक है, जब तक कि उसे डिस्प्रूव नहीं कर दिया जाता। और यहाँ पे कोर्ट पार्टीज को बुला भी सकती है फैक्ट को प्रूव करने के लिए। कुछ चीज़ें हमने लिखी हैं। कोर्ट हैज़ डिस्क्रिशन रिगार्डिंग प्रिजम्पशन, मतलब यहाँ पे कोर्ट के पास डिस्क्रिशन है। डिस्क्रिशन मतलब उनके पास चॉइस होती है कि वो या तो प्रिजम्पशन लेंगे या नहीं लेंगे, उनके ऊपर कोई कंपल्सन नहीं है। ठीक है, मे टेक नोटिस ऑफ फैक्ट, या आप पहले समझ ही चुके हैं। देखिए, एग्जाम्पल देखते हैं हम। जैसे मान लीजिए राम की घड़ी चोरी हो गई। अब राम की जो घड़ी चोरी हुई वो मिलती है श्याम के पास। ठीक, अब श्याम के पास जो घड़ी मिलती है, इससे ये सिद्ध नहीं होता कि श्याम ने राम की घड़ी चुराई थी पहली बार में। अब दो बातें हो सकती हैं, या तो श्याम ने राम की घड़ी चुराई है, या फिर श्याम ने जो चुराई हुई घड़ी है वो किसी चोर से खरीदी है। तो कुल मिला के पहला प्रिजम्पशन, अगर आप एक नॉर्मल इंसान भी देखेगा, अगर आपकी कोई चीज़ चोरी होती है और वो किसी के पास दिखती है, तो आप भी यही प्रिज्यूम करेंगे कि उसी ने चुराई है। तो ये है मे प्रिज्यूम, लेकिन ये जरूरी नहीं कि उसी ने चुराई है। ठीक है, कुछ सेक्शंस हैं हमारे पास जो हमारे मे प्रिज्यूम से रिलेटेड है। सेक्शन 86 to 90, सेक्शन 113, सेक्शन 114 एंड सेक्शन 114A। सेक्शन 90A कहता है कि
हमने यहाँ पे कुछ सेक्शंस लिखे हैं जो मे प्रिज्यूम से रिलेटेड है। सेक्शन 86 to 90 ए, सेक्शन 113 ए, सेक्शन 114 एंड सेक्शन 114 ए। तो ये जितने भी सेक्शन है ये मे प्रिज्यूम से रिलेटेड है। हम कुछ सेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे हमने लिखा है सेक्शन 19, प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट्स 30 years ओल्ड, मतलब जो डॉक्यूमेंट 30 साल पुराने हैं कोर्ट उनका प्रिजम्पशन लेगा। बेसिकली हम ये कह सकते हैं 86 to 91 ए इन सेक्शंस में जो भी दिया गया है वो प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट के बारे में दिया है जो मे प्रिज्यूम से रिलेटेड है। सेक्शन 114 ए देख लेते हैं, प्रोसिक्यूशन एज टू एब्सेंस ऑफ कंसेंट इन सर्टेन प्रोसिक्यूशन फॉर रेप। देखिए अगर रेप होता है तो पहली बार कोर्ट यही प्रिज्यूम करती है कि यहाँ पे कंसेंट नहीं होगी, तो सेक्शन 114 ए इस बात को कहता है। तो बेसिकली हम कुल मिला के ये कह सकते हैं मे प्रिज्यूम के तो हम यही कह सकते हैं कि मे प्रिज्यूम में जो कोर्ट है वो कुछ फैक्ट्स का प्रिजम्पशन ले सकता है। यहाँ पे कोर्ट्स के पास डिस्क्रिशनरी पावर है। अगर कोर्ट किसी फैक्ट का प्रिजम्पशन लेता है तो उसे तब तक प्रूव मानेगा जब तक उसे डिस्प्रूव नहीं कर दिया जाता, और वो जो पार्टीज़ हैं उन्हें कह भी सकता है कि आप आइए और इस फैक्ट को प्रूव करिए। ओके, तो मतलब कुल मिला के जो मे प्रिज्यूम में जो जिन फैक्ट का प्रिजम्पशन लिया जाएगा वो हमारे बेसिकली रिपिटेबल है, जिन्हें कोई भी पार्टी रिपीट कर सकती है। अब हम सेकंड हेडिंग देखते हैं, सेल्फ प्रिज्यूम। देखिए पहले हमने देखा था मे प्रिज्यूम, अभी हम देख रहे हैं सेल्फ प्रिज्यूम। तो मे और सेल में एक बेसिक सा डिफरेंस है कि जो सेल है वो मैंडेटरी होता है और जो मे है वो डिस्क्रिशनरी होता है। डिस्क्रिशन मतलब आपके पास चॉइस है, सेल मतलब आपके पास चॉइस नहीं है, आपको प्रिजम्पशन लेना ही लेना है। ठीक है, तो कुल मिला के सेल्फ प्रिज्यूम के अंडर में कोर्ट के पास डिस्क्रिशन नहीं होता है, उसे प्रिजम्पशन लेना ही पड़ता है। ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन हमारी बताती है whenever it is directed by this act the court shall presume a fact, it shall regard such fact as proved unless and until it is disproved। देखिए जो हमारी डेफिनेशन है वो 3 पार्ट्स में लिखी है। whenever it is directed by this act the court shall presume a fact। फिर वही बात आती है जब ये एक्ट कोर्ट को डायरेक्ट कर रहा है कि आप इसका प्रिजम्पशन लीजिए। ठीक है, इट शैल रिगार्ड सच फैक्ट एज प्रूव, कोर्ट उसका प्रिजम्पशन एज प्रूव लेगी अनलेस एंड अनटिल, तब तक जब तक इट इज डिस्प्रूव, जब तक इसे डिस्प्रूव नहीं कर दिया जाता तब तक कोर्ट उसका प्रिजम्पशन एज प्रूव ही लेगी। ठीक, यहाँ पे जो हमने पहले डेफिनेशन में देखा था मे प्रिज्यूम में कॉल अपॉन पार्टी टू प्रूव इट, यहाँ पे वो बात नहीं है। वहाँ पे कोर्ट के पास डिस्क्रिशन था, इसीलिए कोर्ट पार्टी को बुला सकती थी, कह सकती थी कि आप आइए और प्रूव करिए इस फैक्ट को। लेकिन यहाँ पे कोर्ट खुद पार्टी को नहीं बुला सकती। बेसिकली प्रोसीडिंग में जो चल रहा है मामला उसी के अंतर्गत इसको डिस्प्रूव किया जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से हमें ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। सेक्शन 111 ए, प्रिजम्पशन एज टू सर्टेन ऑफेंसेस, मतलब इस सेक्शन में कुछ टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस दिए गए हैं जिसमें कोर्ट को प्रिजम्पशन लेना ही होगा और वहाँ पे सेल्फ प्रिज्यूम है। सेक्शन 113 बी, प्रिजम्पशन एज टू डाउरी डेथ। डाउरी डेथ आप सभी जानते हैं, अगर किसी महिला की मृत्यु हुई है, वो उसके साथ क्रुएल्टी की गई है,
या उससे डाउरी की डिमांड की गई है और वो मर जाती है, तो कोर्ट ये प्रिजम्पशन लेगा कि यहाँ पे डाउरी डेथ का मामला है, ठीक है। और यहाँ पे ये सेल्फ प्रिज्यूम होगा, मतलब कोर्ट को प्रिजम्पशन लेना ही पड़ेगा। अगर मरने के पहले उसके साथ किसी प्रकार की क्रुएल्टी होती है या किसी प्रकार की डाउरी की डिमांड की जाती है, तो यहाँ पे डाउरी डेथ का प्रिजम्पशन कोर्ट को लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। कुल मिला के यहाँ पे कोर्ट के पास डिस्क्रिप्शन नहीं है प्रिजम्पशन के लिए, कोर्ट को प्रिजम्पशन लेना ही पड़ेगा। और अगर वो कोई प्रिजम्पशन लेता है तो वो फैक्ट तब तक प्रूव माना जाएगा जब तक उसे डिसप्रूव नहीं कर दिया जाता। अब हम बात करते हैं कंक्लूसिव प्रूफ पे। जैसा कि वर्ड है कंक्लूसिव, कंक्लूसिव का मतलब है कि मतलब बिल्कुल कंप्लीट। व्हेन वन फैक्ट इज डिक्लेयर्ड बाय दिस एक्ट टू बी कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ अनदर, द कोर्ट शैल on proof of the one fact regard the other as proof and shall not allow evidence to be given for the purpose of discovering it। सबसे पहले इस डिफिनेशन को समझने के पहले हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिससे हमें ये कंक्लूसिव प्रूफ ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है। देखिए जैसा हमने लिखा है सेक्शन 41, पहला एग्जाम्पल, प्रिजम्पशन ऑफ सर्टेन जजमेंट्स। देखिए आप सभी जानते हैं कि काफ़ी सारे केसेस चलते रहते हैं, उनमें जजमेंट दिए जाते हैं और उन जजमेंट्स को एज अ रिकॉर्ड रखा जाता है। आप लोग जानते हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड डिक्लेयर किया गया है, मतलब उनके जो जजमेंट्स हैं, ऑर्डर हैं, जो भी है वो एज अ रिकॉर्ड रखा जाएगा। तो यहाँ पे पहला है प्रिजम्पशन ऑफ सर्टेन जजमेंट्स, मतलब अगर कोई केस है, कोई पर्टिकुलर केस चल रहा है, उसमें कोई ऐसा टॉपिक उठता है जो किसी प्रीवियस जजमेंट में डिक्लेयर किया गया है, आइदर अफर्मेटिव वे और इन निगेटिव वे, तो कोर्ट उस जजमेंट का प्रिजम्पशन लेगी। जैसा कि मैंने अभी बताया, ये हमारे रिकॉर्ड्स होते हैं और इन्हें कोर्ट सही मानती है। तो अगर कोर्ट ने सेक्शन 41 में किसी सर्टेन जजमेंट का प्रिजम्पशन लिया है तो वो उसे प्रूव्ड मानेगी, ठीक है, दूसरे फैक्ट के रिलेशन में। और वो किसी भी पार्टी को ये नहीं कहेगी, देखिए जैसा लिखा है, एंड शैल नॉट अलाउ एविडेंस टू बी गिवन फॉर द पर्पस ऑफ डिस्कवरिंग इट, और इसके रिगार्ड में एविडेंस अलाउ नहीं किए जाएंगे। कोर्ट मान लेगी कि जजमेंट में जो कहा गया है वो सही। दूसरा सेक्शन 112 लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड। लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड कुल मिला के अगर देखा जाए तो कानूनन दो तरह के होते हैं, एक लेजिटिमेट, एक इलेजिटिमेट। हिंदी में कहा जाए जायज़ औलाद और नाजायज़ औलाद। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड। तो सेक्शन 112 हमें ये बताता है कि अगर लीगली वेडलॉक है, लीगली मीन्स जितना लीगल प्रोसीजर है शादी का वो सब कंप्लीट करके अगर कोई वेडलॉक होता है और उसी लीगली वेडलॉक के दौरान कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसे लेजिटिमेट माना जाएगा, ठीक है। कुल मिला के अगर दो लोग साथ रह रहे हैं कंटिन्यू लीगली हस्बैंड एंड वाइफ, तो अगर उन दोनों के बीच में जो भी वेडलॉक हो रहा है उससे अगर कोई संतान प्रोड्यूस होती है तो उसे हम लेजिटिमेट ही मानेंगे, ठीक है। अब तीसरा सेक्शन हम देखते हैं, सेक्शन 82 आईपीसी। ये कहता है डोली इनकैपेक्स। डोली इनकैपेक्स जो कहता है कि अगर 7 साल से कम उम्र का बच्चा कोई अपराध करता है, 7 साल से कम उम्र का बच्चा कोई अपराध करता है तो उसे अपराधी नहीं माना जाएगा। सीधी सी बात है, आप इसे डिसप्रूव कर ही नहीं सकते हैं, कोर्ट को ये मानना ही पड़ेगा
तो यहाँ जैसा कि हमने देखा, ये बेसिकली हमें बता रहे हैं कि यहाँ पे पूरा कंक्लूसिव है, मतलब कोर्ट इसको मानेगी ही मानेगी, वो किसी भी पार्टी को इसके अगेंस्ट में एविडेंस देने के लिए अलाउ नहीं कर सकती है। तो अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन वन फैक्ट इज डिक्लेयर्ड बाय दिस एक्ट टू बी कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ अनदर, मतलब किसी एक फैक्ट को अगर कंक्लूसिव डिक्लेयर कर दिया जाता है किसी दूसरे फैक्ट का, द कोर्ट शैल ऑन प्रूफ ऑफ द वन फैक्ट, द कोर्ट शैल ऑन प्रूफ ऑफ द वन फैक्ट रिगार्ड द अदर एज प्रूफ। तो जो कोर्ट है ऑन प्रूफ, अगर वो फैक्ट प्रूव कर दिया जाता है तो वो दूसरे को भी प्रूव मान लेगी। एंड शैल नॉट अलाउ एविडेंस टू बी गिवन फॉर द पर्पस ऑफ डिस्कवरिंग इट, और इस फैक्ट के डिस्कवरी के लिए एविडेंस को अलाउ नहीं करेगी। तो हमने जैसा देखा सेक्शन 41, 112 एंड 82 IPC, ये हमें कंक्लूसिव प्रूफ के बारे में बताते हैं। अभी जो हमने सेक्शन 4 पढ़ा है इसमें हमने 3 डेफिनेशन पढ़ी है, मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम एंड कंक्लूसिव प्रूफ। तो इन तीनों को हम बेसिकली 2 पार्ट में बाइफरकेट कर सकते हैं। पहला पार्ट है प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट और दूसरा पार्ट है प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। ठीक है, देखिए प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि कोर्ट कुछ फैक्ट्स का प्रिजम्पशन खुद से ले सकती है। ठीक है, मे प्रिज्यूम में वो प्रिजम्पशन लेगी, और जब तक कि उसे डिसप्रूव नहीं कर दिया जाता तब तक वो उसे प्रूव मानेंगे, और पार्टीज़ को भी कह सकती है कि आइए आप इस फैक्ट को प्रूव करिए, लेकिन मे प्रिज्यूम में उसके बाद डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने देखिए लिखा है दे आर रिबटेबल। क्या लिखा है मैंने? दे आर रिबटेबल। रिबटेबल मतलब जिन्हें कंट्राडिक्ट किया जा सके। ठीक, मतलब किसी के ऊपर अगर आरोप है कि उसने चोरी की है और कोर्ट ने उसका प्रिजम्पशन किया है कि उन्होंने चोरी की, तो वो ये साबित कर सकता है कि वो चोर नहीं है। ठीक है, तो इस यही रिबटेबल का मतलब यही है कि आप उसे साबित करें कि ये अफर्मेटिव वे में है या निगेटिव वे में है। ठीक है, तो दे आर रिबटेबल। जो प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट होते हैं वो हमेशा रिबटेबल होते हैं, आप उन्हें कंट्राडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है प्रिजम्पशन ऑफ लॉ की। प्रिजम्पशन ऑफ लॉ में 2 आते हैं, रिबटेबल और इररिबटेबल, जिन्हें कंट्राडिक्ट किया भी जा सकता है और जिन्हें कंट्राडिक्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए रिबटेबल में हमारे आते हैं, हमने आपको भी पढ़ाया था सेक्शन 112 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, जिसमें लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड की बात की गई है। ठीक, तो देखिए अगर लीगली वेडलॉक है और उसी के दौरान, मतलब एक लीगली वेडलॉक चल रहा है कंटिन्यू बिना किसी डिस्प्यूट के, दोनों लोग साथ में रह रहे हैं, उसके दौरान अगर कोई संतान जन्म लेती है तो उस संतान को लेजिटिमेट माना जाएगा। लेकिन अब ये है कि अगर लीगली वेडलॉक के दौरान वो संतान जन्म लेती है तो वो लेजिटिमेट मानी ही जाएगी। लेकिन मान लीजिए अब 2 लोग में तलाक हो गया, ठीक है, कुछ पर्टिकुलर डेज हैं कि अगर आप कोई पति पत्नी जब से अलग रह रहे हैं, उन पर्टिकुलर डेज के अंदर में अगर किसी संतान का जन्म होता है तो भी उसे लेजिटिमेट माना जाता है। अगर उन पर्टिकुलर डेज के बाद में किसी संतान का जन्म होता है तो उसे लेजिटिमेट नहीं माना जाता। तो मतलब आप उसे रिबट भी कर सकते हैं सेक्शन 112 में, जो है रिबटेबल। ठीक, अब देखते हैं हम इररिबटेबल। ठीक है, इररिबटेबल जिसे आप कंट्राडिक्ट नहीं कर सकते। मैंने आपको सेक्शन 82 IPC बताया था, जिसमें डोलिंग के बैक्स हैं, मतलब अगर 7 साल से कम उम्र का बच्चा कोई अपराध करता है तो उसे अपराधी नहीं माना जाएगा। ये इररिबटेबल है, आप इसे कंट्राडिक्ट कर ही नहीं सकते हैं। अगर कोर्ट में ये इशू आता है तो यही मान लिया जाएगा कि उस बच्चे ने अपराध नहीं किया है। ठीक है, एक ये हो गया। अब दूसरा हम देखते हैं सेक्शन 115
ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, जो बात करता है स्टॉपल की। स्टॉपल बेसिकली ये समझिए कि अगर आपने कोर्ट में कोई फैक्ट कहा, किसी एक दूसरे इंडिविजुअल से आपने कोई फैक्ट कहा, कोर्ट में कहा या कोर्ट के बाहर कहा, और उस फैक्ट के अकॉर्डिंग उस इंडिविजुअल ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली उसे सही मानते हुए, तो आप उस फैक्ट से पीछे नहीं हट सकते। मतलब आप ये उस फैक्ट को मना नहीं कर सकते। यहाँ पे एक सिचुएशन ये है कि जो आप फैक्ट कह रहे हैं उस फैक्ट को सही मानते हुए किसी पर्टिकुलर पर्सन की सिचुएशन चेंज होनी चाहिए, तभी आपको उस फैक्ट से पीछे हटने के लिए स्टॉप कर दिया जाएगा। यही हमारा बताता है स्टॉप। तो बेसिकली जो हमने दो देखे, डोलिन के पैक्स या फिर लॉ ऑफ स्टॉपल, ये हमारे आते हैं इर्रिबिटेबल में। रिबिटेबल में जो मैंने आपको बताया लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड, और एक आपने बहुत ही फेमस बात सुनी होगी जो बेसिकली अधिकतर हर केसेस में आती है कि that a man proved innocent until he is proved guilty, that a man is presumed innocent until he is proved guilty। मतलब अगर कोई भी व्यक्ति है उसे तब तक इनोसेंट माना जाएगा जब तक उसे गिल्टी डिक्लेयर नहीं कर दिया जाता है। तो ये हमारा रिबिटेबल में आता है। कोर्ट हमेशा जब केस शुरू होता है तो इनोसेंट ही मानती है, तब तक इनोसेंट माना जाता है जब तक उसे गिल्टी प्रूव नहीं कर दिया जाता। तो ये रिबिटेबल है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है, जो प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है वो रिबिटेबल है, और जो प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है वो इररिबिटेबल और रिबिटेबल दोनों। थैंक यू फ्रेंड्स, हमारी वीडियो को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।